नमस्कार। आज हम भारत की कहानी के दो बिल्कुल अलग पन्नों को पलटने वाले हैं। एक तरफ हैं वो ताकतवर शासक जिन्होंने साम्राज्य बनाए, और दूसरी तरफ है वो महान विचार जिनसे मिलकर एक आधुनिक देश, एक राष्ट्र बना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक देश बनता कैसे है? क्या किसी एक शासक की ताकत से, या फिर उन उसूलों और सिद्धांतों से जिन्हें सब मिलकर मानते हैं? ये सवाल हमें इतिहास के दो अलग अलग दौरों की सैर कराएगा। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे साम्राज्यों का दौर, फिर उनकी छोड़ी हुई विरासत और विश्वास को समझेंगे। इसके बाद हम एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी में चलेंगे और आखिर में भारत के संविधान की आत्मा को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत की तकदीर तलवारों से और ताजों से लिखी जा रही थी। ये वो समय था जब बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। ये दो तारीखें इन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, और फिर लगभग 300 साल बाद 1526 में एक और बड़ी ताकत आई जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो पहले बात करते हैं साल 1206 की। वो कौन था जिसने दिल्ली में इस सल्तनत का झंडा गाड़ा? मतलब पहला शासक कौन था? और जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। साल 1206 में उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे हम और आप दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई थी। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सदियां बीती और एक और ताकतवर वंश ने दस्तक दी। तो क्या हम जानते हैं कि भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला कौन था? वो था बाबर। साल 1526 पानीपत की वो मशहूर लड़ाई, उसे जीतकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। एक ऐसा वंश जिसने आने वाली कई सदियों तक यहाँ हुकूमत की। देखिए, साम्राज्य सिर्फ जंग जीतने से नहीं बनते, वो पीढ़ियों से बनते हैं। बाबर की इस विरासत को उनके बेटे हुमायूं ने आगे बढ़ाया, जिनका जन्म 1508 में हुआ था। ये दिखाता है कि तब सत्ता एक से दूसरे के हाथ में कैसे जाती थी। लेकिन ये दौर सिर्फ शासकों और लड़ाइयों का नहीं था। ये दौर अपने पीछे कला, संस्कृति और विश्वास की एक बहुत गहरी छाप भी छोड़ गया। क्योंकि इतिहास तो सिर्फ राजाओं का नहीं होता है ना। उसी समय में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति भी हो रही थी। एक नया विश्वास जन्म ले रहा था, सिख धर्म। तो सवाल यह है कि इसकी शुरुआत किसने की? और वो थे गुरु नानक देव जी। उन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की नींव रखी। ये हमें याद दिलाता है कि जब एक तरफ साम्राज्य बन रहे थे, तो दूसरी तरफ विश्वास और इंसानियत की भी नींव रखी जा रही थी। और हाँ, मुगल विरासत की बात हो और ताजमहल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर की शानो शौकत की निशानी है। तो इसका बनना कब शुरू हुआ था? इसका निर्माण शुरू हुआ साल 1632 में। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम की याद में बनवाया था। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि उस जमाने की कला का, उस दौर की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और फिर सदियां गुजर गईं, साम्राज्यों का सूरज ढलने लगा और भारत एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। अब देश की पहचान किसी एक राजा या सुल्तान से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के साझा सपनों से बननी थी। ये एक नए राष्ट्र के जन्म का वक्त था। और इस नए राष्ट्र की बुनियाद रखी गई एक किताब पर, एक दस्तावेज पर, जिसे हम संविधान कहते हैं। ये वो किताब है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा, सरकार के क्या नियम होंगे और नागरिकों के क्या हक होंगे। और भारत का संविधान ये कोई मामूली किताब नहीं है, आपको पता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। सच में सबसे बड़ा। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 448। ये हमारे संविधान में आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों की संख्या है। हर एक आर्टिकल देश चलाने के किसी न किसी पहलू को बहुत बारीकी से समझाता है। तो चलिए अब इस महान दस्तावेज के अंदर झांकते हैं, देखते हैं इसकी कुछ खास बातें और जानते हैं कि इसे बनाने वाले कौन थे। हमारे संविधान ने देश चलाने के लिए कुछ बड़े रास्ते चुने। एक है संघीय प्रणाली, जिसका मतलब है कि ताकत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई है। और दूसरा है संसदीय प्रणाली, मतलब देश की सरकार संसद से चुनी जाएगी।
अच्छा, इस इतने बड़े दस्तावेज को बनाने का काम भी बहुत बड़ा था। इसे एक पूरी सभा ने मिलकर बनाया था, जिसे संविधान सभा कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस सभा के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट कौन थे? वैसे तो हम सब जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर राजगोपालाचारी जैसे कई और महान नेताओं ने भी इसे बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका योगदान वाकई में बहुत बड़ा था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 जनवरी 1950, जब इस संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और इसी दिन को तो हम हर साल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन एक संविधान वो कैसे टिका रहता है? क्या चीज़ है जो उसे स्थायी बनाती है? शायद इसका जवाब किसी शासक की ताकत में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के विश्वास में है जिनके लिए ये लिखा गया है। एक ऐसा विचार जो किसी भी साम्राज्य से कहीं ज्यादा ताकतवर है।